आइए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज का विषय थोड़ा अनोखा है और काफी अप्रत्याशित भी। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे नए और सबसे अजीबोगरीब नाम वाले राजनीतिक आंदोलन की, जिसका एकदम से एक विस्फोटक तरीके से उदय हुआ है। चलिए स्रोत सामग्री के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। आक्रोश की चिंगारी से लेकर इसके तेजी से हुए उदय, जेन जेड की शिकायतों, पार्टी के 5 सूत्रीय एजेंडे और अंत में इसके भविष्य तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, आक्रोश की चिंगारी, यानी वो मुख्य घटना जहां से ये सब शुरू हुआ। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि किसी पार्टी का नाम कॉकरोच कैसे हो सकता है, तो सुनिए। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के का कहना है कि ये नाम सीधे तौर पर कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों से आया है, जिनका इस्तेमाल भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वाले युवाओं के लिए किया था। बस फिर क्या था, इसी एक टिप्पणी ने उस आग को हवा दे दी जिसने इस आंदोलन का रूप ले लिया। और चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद अभिजीत दिप्के हैं। सोचिए, बोस्टन से पीआर में ग्रेजुएट हुआ एक 30 साल का युवा जो बस अपनी आम जिंदगी में नौकरियां खोज रहा था, वो महज कुछ ही दिनों के अंदर इंटरनेट के एक इतने बड़े तूफान के केंद्र में आ गया। एक जॉब सीकर से सीधे एक आंदोलन का चेहरा बन जाना, ये वाकई हैरान करने वाला है। हालांकि विवाद बढ़ने पर मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जिनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, लेकिन दीपके ने इस पर भी पलटवार किया। उनका तर्क है कि यह स्पष्टीकरण जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ है। उनका सवाल बहुत सीधा है, भारत के ग्रामीण इलाकों के उन दिहाड़ी मजदूरों और युवाओं का क्या, जिनके पास डिग्री लेने का मौका ही नहीं मिला? क्या लोकतंत्र में उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं? और इसी सवाल ने इस बहस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, तेजी से उदय और इसके अभूतपूर्व आंकड़े। चलिए इस डिजिटल विस्फोट का थोड़ा आकलन करते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले हफ्ते में दिप्के अपनी नौकरी के आवेदन दे रहे हैं, दूसरे हफ्ते में सीजेआई की वो टिप्पणी सामने आती है, फिर ठीक 3 दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो जाती है, और चौथे दिन लाखों फॉलोअर्स। इंटरनेट के एक ताने से शुरू होकर सिर्फ एक हफ्ते के भीतर एक सामूहिक पहचान बन जाना, ये डिजिटल युग की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने सबको चौंका दिया। 33 लाख, जी हाँ 3.3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और वेबसाइट पर 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स। ये कोई रातों रात गुजर जाने वाला इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। इतने कम समय में ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक घटना बन चुकी है। इससे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चौथे दिन सिर्फ 12 घंटों के अंदर इंस्टाग्राम पर 10 लाख नए फॉलोअर्स जुड़ गए। दीपके का साफ तौर पर मानना है कि आप किसी भी पीआर कैंपेन या पैसे से इस तरह की ग्रोथ नहीं ला सकते। ये विशुद्ध रूप से युवाओं का वो गुस्सा और हताशा है जो अब फूट कर बाहर आ रहा है। तो सेक्शन 3, जेन जेड की बुनियादी शिकायतें। आखिर इन विशाल आंकड़ों के पीछे कौन सी गहरी हताशा छुपी है? यहीं पर दिप्के एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने रखते हैं। आज की राजनीति अक्सर हिंदू मुस्लिम जैसी पुरानी बयानबाजियों के इर्द गिर्द घूमती है ना? लेकिन आज का युवा यानी जेन जेड क्या चाहता है? वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी और सबसे बढ़कर नौकरियों पर बात करना चाहते हैं। उनका फोकस बिल्कुल साफ है। स्रोत सामग्री में एक बेहद दर्दनाक मामले का जिक्र है, नीट परीक्षा का पेपर लीक होना और उसके बाद एक 17 साल के छात्र की दुखद आत्महत्या। दीपके का कहना है कि जब सिस्टम इस तरह फेल होता है तो उसका सीधा असर असल जिंदगी पर पड़ता है। और सबसे बुरी बात यह है कि सत्ता में बैठे लोगों की अक्सर कोई जवाबदेही नहीं होती। इसी वजह से सिस्टम के प्रति युवाओं का भरोसा टूट रहा है। और इस सारे गुस्से की जड़ में एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्कफोर्स से यानी रोजगार से पूरी तरह बाहर है। उन्हें लगता है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। और यही अनसुनी आवाज इस पूरे आंदोलन की असली रीढ़ है। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, 5 सूत्रीय राजनीतिक एजेंडा। इस आंदोलन की असल और ठोस मांगे क्या हैं? इस पार्टी ने एक बेहद स्पष्ट 5 सूत्रीय एजेंडा पेश किया है। इसमें रिटायर्ड सीजेआई के लिए राज्यसभा सीट जैसे इनामों पर रोक लगाने और मीडिया ओनरशिप को लेकर सख्त नियम बनाने की बात है। साथ ही ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी जोर देते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और कैबिनेट में 50% हिस्सेदारी जैसी बड़ी मांगे शामिल है। अब दिप्के के अनुसार ये मांगे सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने वाला क्लिकबेट नहीं है। वो इसे एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र के ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं जहां न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसे हमारे सबसे अहम संस्थान किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव से बिल्कुल आजाद होकर काम कर सकें। उनका लक्ष्य संस्थाओं की पूरी स्वतंत्रता है। और अंत में सेक्शन 5, भविष्य की ओर एक नजर। अब यहाँ से इस डिजिटल आंदोलन का आगे का रास्ता क्या होगा? दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल ये आंदोलन किसी भी स्थापित राजनीतिक दल के साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार कर रहा है।
यहाँ तक कि दीप के जो खुद पहले एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं वो भी स्पष्ट करते हैं कि जेन जेड मौजूदा राजनीतिक ढांचे को अपने इस नए आंदोलन से बिल्कुल दूर रखना चाहती है। उन्हें कोई पुरानी मिलावट नहीं चाहिए। तो सीधे 2029 के चुनावों में छलांग लगाने के बजाय वो बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। पहला कदम, अपने रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात सुनना। दूसरा, बिना किसी जल्दबाजी के एक लंबी रणनीति तैयार करना। और तीसरा, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना। वो नहीं चाहते कि वो कोई जल्दबाजी करें और स्थापित दलों को उनके जल्दी फेल होने पर जश्न मनाने का मौका मिल जाए। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इंटरनेट पर अचानक उठा ये डिजिटल आक्रोश, ये भारी समर्थन सच में भविष्य में एक ठोस राजनीतिक ताकत बन पाएगा? क्या ये गुस्सा मतपेटियों तक पहुंचकर एक स्थायी बदलाव ला सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, इसने भारत की राजनीति में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।